बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज के लेक्चर में हम एमपीटी के बारे में बात करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स। और आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि एमपीटी में मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे सॉल्व करें, और मैं आपको वो टिप्स और वो ट्रिक्स बताऊंगा जिसके तहत आपने मैथमेटिक्स का पूरा सॉल्व करना है। स्लाइड को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक हिस्से में मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है और दूसरे हिस्से में मैंने उसको सॉल्व किया हुआ है। तो आपने मेरे साथ साथ इनको सॉल्व करना है ताकि आपको वो तरीका समझ आ जाए कि आप किस तरीके से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व। पहला क्वेश्चन है, Jane answered all 50 questions on a test. If she scored 80% of the test, how many questions did she get wrong? तो इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस हैं और चेन ने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, उसके 80% नंबर आए हैं। और क्वेश्चन ये है कि उसने कितने क्वेश्चन का गलत जवाब दिया। तो ऑप्शन हमारे पास जो है वो ये हैं। इन ऑप्शंस पे हम बाद में बात करेंगे, तो पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कैसे। तो गिवन है टोटल क्वेश्चन जो है वो 50 है और ये भी गिवन है कि उसका स्कोर 80% है। अब जो करेक्ट आंसर्स उसके आए हैं हमने वो मालूम करने हैं और उसको फिर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन से माइनस कर देना है। तो करेक्ट आंसर जो है उसके 80% है, तो 80 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 50, और इसका आंसर जो है इसको जब हम ब्रीफ करेंगे तो इसका आंसर 40 आ जाएगा। और 50 में से अगर हम 40 माइनस कर दें तो हमारा आंसर आएगा 10, कि जेन ने 10 क्वेश्चन जो हैं वो उसने गलत आंसर किए हैं। तो इसमें 10 कहाँ पे है? इट इज़ एट सी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। तो इस तरीके से आपने ये रफ कागज़ वहाँ पे आपको अवेलेबल होगा, आपने उस पर ये क्वेश्चन बाकायदा मैथमेटिक्स का इस तरीके से सॉल्व करके फिर आपने वहाँ पे टिक करना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ वर्कर कैन कंप्लीट अ टास्क इन 24 days. If 3 more workers join him, in how many days the same task will be completed? ये क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। इसमें एक तरफ आपने वर्कर्स लिखने हैं और दूसरी तरफ आपने डेज लिखने हैं। तो इसमें वर्कर्स हमारे पास जो पहली इक्वेशन दी हुई है उसमें वर्कर एक है और वो 24 दिन में ये काम मुकम्मल करता है। दूसरी जो उसने हमें प्रपोजिशन दी है उसमें उसने कहा कि अगर 3 वर्कर्स और ऐड हो जाएं, तो 3 वर्कर्स ऐड होने से वर्कर्स की तादाद 4 हो गई और वो कितने दिनों में ये काम करेंगे ये हमने डिटरमिन करना है। तो इसलिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो एक्स डेज के अंदर ये मालूम करेंगे। अब ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है और इन्वर्स प्रोपोर्शन वो होती है कि जब आपके पास एक टर्म ज़्यादा हो जाए तो दूसरी टर्म जो है वो फिर कम हो जाती। तो यहाँ पे वर्कर्स ज़्यादा हो गए हैं इसलिए नंबर ऑफ डेज जो हैं ये कम हो जाएंगे। वर्कर आपके ज़्यादा हुए हैं, नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे। तो इसका इन्वर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपने इन दो को मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन में इन दो को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ इक्वेशन हमारी बनी 4x इज इक्वल टू 24, 4x इज इक्वल टू 24 इंटू 1। तो ये 4x इज इक्वल टू 24 और यहाँ से अगर हम इसको ब्रीफ करेंगे तो x इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे जो है वो b पे लिखा हुआ है 6 डेज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट वुड बी ऑप्शन बी। तो इस तरीके से ये प्रोपोर्शन के क्वेश्चन हैं और प्रोपोर्शन के दो फार्मूले यूज़ होते हैं। एक को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं, एक को इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। ये दोनों फार्मूले आप जहन में रखें तो प्रोपोर्शन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन जो है वो इस पर पूछे जाते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसी से रिलेट करता है। अ कार टेक्स 3 hours टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 40 मिनट्स? तो अब इसमें थोड़ा सा आपने जहन को हाजिर रखना है कि यहाँ पे उसने जो यूनिट दिया हुआ है वो आर्स में दिया हुआ है और यहाँ जो यूनिट दिया हुआ है वो मिनट्स में दिया हुआ है। तो ये गलती कभी ना करना, जब तक दोनों यूनिट्स एक जैसे नहीं होंगे आप इक्वेशन नहीं बना सकते। आइदर यू हैव टू कन्वर्ट दीज 3 hours इनटू मिनट्स और यू विल हैव टू कन्वर्ट दीज 40 minutes इनटू आवर्स। तो आपने यूनिट एक जैसे करने हैं उसके बाद इक्वेशन बनेगी।
ये भी प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो इसमें टाइम है एक तरफ और दूसरी तरफ इसका डिस्टेंस है। तो टाइम में 3 आवर्स है, हमने उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया, वो 180 मिनट्स हो गए। और दूसरी जो इक्वेशन उसने दी है इसके साथ कि वो 360 किलोमीटर्स का फासला 180 मिनट्स में वो कार तय करती है। और 40 मिनट्स में कितना डिस्टेंस तय करेगी, तो उसने यहाँ पे हमने x लिख दिया है कि वो x अगर डिस्टेंस तय करे तो हमने ये x की वैल्यू यहाँ पे मालूम करनी है। अब इसमें देखें कि अगर टाइम है ज़्यादा और टाइम हो रहा है कम, तो इसमें डिस्टेंस भी कम होगा। ये दोनों तरफ की टर्म्स कम होंगी, तो इन दोनों तरफ की टर्म्स अगर कम हो तो इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट कहते हैं, और डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट में हम इसको डायगनली मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम 180 मिनट्स x इंटू 180 मिनट्स एक तरफ आएगा और 360 किलोमीटर्स इंटू 40 मिनट्स एक तरफ आएगा। तो इक्वेशन बनेगी हमारी 180x इज इक्वल टू 360 इंटू 40, और x इज इक्वल टू अगर हम सॉल्व करेंगे तो 80 किलोमीटर आ जाएगा। तो इस तरह 80 किलोमीटर जो है वो इधर सी पे दिया हुआ है, करेक्ट ऑप्शन इसका आएगा सी। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा भी फार्मूला है, यूनिटी के प्रिंसिपल के मुताबिक सॉल्व करते हैं। तो पहले हम एक टर्म को कहते हैं कि 180 मिनट्स में 360 किलोमीटर तय किया, तो एक मिनट में कितना किया, 360 डिवाइडेड बाई 180, तो ये 2 आ जाएगा। और 40 मिनट्स में कितना आएगा, 40 मल्टीप्लाई बाई 2 80 आ जाएगा। तो इसको यूनिटी मेथड से भी कर सकते हैं और इसको प्रोपोर्शनल मेथड से भी कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं, जो आपको आसान तरीका लगे उस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर ले। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z in equation z equal to 7xy square when x is 4 and y is 2। अगर एक इक्वेशन हमारे पास दी हुई है z इज इक्वल टू 7xy स्क्वायर और हमारे पास x और y की वैल्यूज हैं, तो हमने वहां z की वैल्यू मालूम करनी है। तो बड़ा आसान है, इस इक्वेशन में आप x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2 की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे हमने x की जगह पे, यहाँ हमने x की जगह पे 2 रख दिया, 4 रख दिया जो x की वैल्यू है, और y की जगह पे 2 रख दिया जो y की वैल्यू है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो z इज इक्वल टू 7 इंटू 4 इंटू ये 2 का स्क्वायर जो है ये 4 हो जाएगा, 7 इंटू 4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 28 इंटू 4, तो ये बन जाएगा 112। तो 112 इज एट बी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन बी। पॉलीगॉन हैविंग 5 साइड्स इज कॉल्ड, ऐसा पॉलीगॉन जिसकी 5 साइडें हों उसको क्या कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं। पहले पॉलीगॉन्स में आपको बता देता हूं पॉलीगॉन्स क्या होती हैं। तो पॉलीगॉन्स में ट्रायंगल है जिसके 3 हैं, इसको ट्राई से कहते हैं, तो 3 को। ये क्वाड्रेट, इसमें 4 होते हैं। ये पेंटागॉन है जिसमें 5 होते हैं। ये हेक्सागॉन है जिसमें 6 होते हैं। ये हेप्टागॉन है जिसमें 7 होते हैं। ऑक्टागॉन है जिसमें 8 होते हैं। एनागॉन है जिसमें 9 होते हैं। और डेकागॉन है जिसमें 10 होते हैं। तो उसने पूछा है पॉलीगॉन जिसकी 5 साइडें हैं, तो 5 साइडों वाली जो है ये पेंटागॉन होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज पेंटागॉन, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6 है, एंगल दैट आर ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 आर कॉल्ड। ऐसे एंगल जिनकी वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा हो या 360 डिग्री से कम हो, 180 से ज़्यादा और 360 से कम हो, उसको क्या कहते हैं। तो आप ये देखें कि टोटल 5 एंगल्स होते हैं। एंगल्स की 5 टाइप्स हैं। सबसे पहले एक्यूट, एक्यूट वो होता है जो 90 डिग्री से कम हो, और एब्ट्यूस वो होता है जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, और राइट एंगल होता है जो 90 डिग्री पे हो, और स्ट्रेट लाइन जो होती है वो 180 डिग्री का होता है, और जो एंगल 180 से 360 के दरमियान हो उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो 180 से लेके 360 के दरमियान जो एंगल हो उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर ए जो है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 7 है, व्हाट कम्स नेक्स्ट
ये एक सीक्वेंस दी हुई है, इसमें आपने बताना है कि अगला डिजिट कौन सा होगा, और डिजिट जो है इसमें सीक्वेंस में 100, 200, 300, 310 एंड 430। तो ये 100 है, फिर 200 है, फिर 310 है, फिर 430 है। तो अब इससे अगला क्या आएगा? तो इस सीक्वेंस को आप समझने की कोशिश करें कि क्या है। ये 100 है, तो 200 के लिए इसमें 100 ऐड किया, फिर 310 लेने के लिए इसमें 110 ऐड किया, फिर इसमें 430 में 120 ऐड किया। तो अगला जो आएगा वो इसके अंदर 130 ऐड करेंगे तो अगला टर्म आएगा। तो 430 में अगर 130 ऐड करें तो ये 560 बनेगा। तो इसमें ऑप्शन जो है 560 सी पे दिया हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट कम्स नेक्स्ट। ये भी उसी तरह की सीक्वेंस का क्वेश्चन है। 120, 19, 80, 63, 48, 35 एंड व्हाट नेक्स्ट। अब इसका क्या है, इसके अंदर सीक्वेंस में यहाँ पे 190 से जब 120 से 99 दिया गया तो यहाँ पे 21 माइनस किया गया। यहाँ 99 से 80 करते वक्त 19 माइनस किया गया, यहाँ 17 माइनस किया गया, यहाँ 15 माइनस किया गया, और यहाँ 13 माइनस किया गया। तो अब अगली जो टर्म आएगी उसमें कितना माइनस किया जाएगा? 11 माइनस किया जाएगा। तो 11 माइनस जब हम करेंगे 35 से तो वो 24 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो दैट इज 20। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट कम्स नेक्स्ट। और जो टर्म्स दी हुई हैं 4832, 5842, 6842, 7856। अब इसकी अगर आप स्ट्रक्चर पे गौर करें तो एक चीज़ आप नोट करेंगे कि ये यहाँ पे 48 है, यहाँ से 58 है, यहाँ पे 68 है, यहाँ पे 78 है। तो ये 10-10 की तादाद में बढ़ रहे हैं। तो अगला जो आएगा यहाँ पे वो क्या होगा? 88 होगा। अगला 88 होगा, क्योंकि पैटर्न जो बता रहा है ये 10 ऐड हो रहे हैं। अब दूसरी टर्म जो है यहाँ पे 32 और यहाँ पे 40, ये 8 ऐड हुए हैं। यहाँ से 40 से 48 8 ऐड हुए हैं, 48 से 56 8 ऐड हुए हैं। अब 56 में अगर हम 8 ऐड करें तो ये 64 बनता है, 64। तो ये 8464 अगली टर्म आएगी, और 8464 जो है ये डी पे लिखा हुआ है। तो इस तरह ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 10, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, और इसमें आपने सिर्फ थोड़ा सा अपना मेंटल अलर्टनेस रखनी है। तो आपने इसका आंसर ढूंढना है। ए पी आर एक्स जी एक्स एस एंड जी आर सिटिंग इन अ रो। ये 6 लोग हैं जो एक रो में बैठे हुए हैं। एस एंड जेड आर इन द सेंटर। एस और जेड सेंटर में हैं। ए एंड पी आर एट द एंड्स। आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, हु इज टू द राइट ऑफ पी। अब इसमें आपने बताना है कि पी पे कौन बैठा होगा, पी के राइट साइड पे कौन बैठा होगा। अब इसमें एक तो पहली बात यह है कि उसने तमाम 5 डिस्कस किए हैं, छठा उसमें डिस्कस ही नहीं हुआ। जो मसलन उसने एस और जेड डिस्कस कर लिया, ए और पी डिस्कस कर लिया, आर डिस्कस कर लिया, ए डिस्कस कर लिया, पी डिस्कस कर लिया, एक्स डिस्कस ही नहीं हुआ। तो अब इसकी इक्वेशन आपने बनानी है कि एस और जेड आर इन द सेंटर, ये आपने सेंटर में लिख लिए। ये पहली कंडीशन है, ये वाली। ए एंड पी आर एट द एंड्स, ए एंड पी आर एट द एंड्स, ये भी आपने लिख लिए। अब उसके बाद आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए। आर जो है वो ए के लेफ्ट में है, ये ए है, और उसकी लेफ्ट में ये आर बैठा हुआ है। हु इज टू द राइट ऑफ पी, पी ये है, तो इसका राइट किस तरफ है? ये राइट इस तरफ है। तो यहाँ पे एक्स बैठा हुआ है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, 40% ऑफ 60 इज व्हाट नंबर। 60 का 40%, 40% ऑफ 60 इज 40 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 60। तो इसको जब हम
ब्रीफ करेंगे तो ये 4 × 6 आ जाएगा 24। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसका दूसरा तरीका भी ये है, अगर दो डिजिट आपको दिए हुए हैं और दोनों का आपने परसेंटेज उसका मालूम करना है, जैसे यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0 है, तो अगर इस तरह हो तो परसेंटेज मालूम करना हो तो इस डिजिट को इस डिजिट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपका परसेंटेज आ जाएगी। जैसे यहाँ पे 4 को 6 से ज़रब दें तो 24 आ जाएगा। तो ये एक ट्रिक है, इसको भी आपने, ये उस सूरत में होगा जब जहाँ पे दोनों तरफ 0 हो, तो इसके बाद जो ये डिजिट्स हैं दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परसेंटेज का आंसर आ जाएगा। चूज द आंसर विच बेस्ट कंप्लीट्स द नंबर पैटर्न। ये भी नंबर पैटर्न का क्वेश्चन है और इसमें क्या है, 16, 24, 80, 40, 48, 56। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 16 से 24 में 8 का फ़र्क है, 40 से 48 में भी 8 का फ़र्क है, 48 से 56 में भी 8 का फ़र्क है। अब ये 8-8 का फ़र्क है और इस 8-8 के फ़र्क को रिफ्लेक्ट हमने कैसे किया हुआ है, तो 16 इज़ 8 × 2, 24 इज़ 8 × 3 और 40 इज़ 8 × 5 और 48 इज़ 8 × 6 और 56 इज़ 8 × 7। तो दरमियान में जो यहाँ रकम वहाँ पे मिस है, ये है बेसिकली 8 × 4। तो ये 8 × 4 कितने बनते हैं, इज़ 32 बी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, अ कोट इज प्राइस्ड एट $50. It is on sale with a discount of 10%. How much would be saved by purchasing the coat at the sale price? अब ये मेंटल मैथ का भी क्वेश्चन हो सकता है कि कोट की कीमत $50 है, 10% अगर डिस्काउंट दे दें तो कोट की क्या कितना डिस्काउंट मिलेगा अमाउंट में, तो 50 का 10% आप निकालें तो ये 5 बनता है। तो 5 ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगर आपने ये मैथमेटिकली कैलकुलेशन के साथ करना है तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कोट इज $50, डिस्काउंट इज 10% और डिस्काउंटेड अमाउंट इज 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 50 विच इज 5। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 10 को अगर मल्टीप्लाई करें 0.00675 तो इसका जवाब क्या आएगा। तो इसका तरीका ये है कि अगर ये डेसिमल है और डेसिमल के बाद यहाँ 0 लिखे हुए हों और आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 से करना हो तो सिंपली इन 0 में से एक 0 कम हो जाएगा। अगर आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 कम हो जाएंगे। अगर यहाँ 0 नहीं है, कोई और डिजिट है, तो फिर आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो उसका तरीका ये है कि सिंपल ये जो आपका फ्रैक्शन है या स्टॉप है और इसको आपने एक स्टेप जो है वो राइट की तरफ ले जा। तो अगर इसको हम हल करेंगे तो ये 10 है, तो 10 में यहाँ से एक 0 माइनस हो जाएगा, तो ये बी ऑप्शन जो है इसका ये जवाब आ जाएगा। और अगर मैथमेटिकली आप इसको करना चाहते हैं तो ये 10 को मल्टीप्लाई करें, इसको डेसिमल्स को नीचे डिजिट में लिख दें जैसे ये लिखे हुए हैं, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक 0 इस एक 0 से कट जाएगा और ये 1 2 3 4 और 1 2 3 और यहाँ पे 0 लग के और यहाँ पे 1 की जगह पे यहाँ पे फ्रैक्शन आ जाएगा। तो ये 0.0675 करेक्ट आंसर होगा जो बी पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, 7.32 इज 10% ऑफ व्हाट अमाउंट। अब इसमें किसी एक अमाउंट का उसने परसेंटेज निकाली है 10%, वो 7.32 आई है। तो वो पूछ रहा है कि टोटल जो रकम है वो क्या होगी। तो जैसे हमने पिछला सवाल किया था, इसमें भी आपने इसी तरह ही करना है कि इसमें लेट द अमाउंट बी एक्स और 10% ऑफ दिस अमाउंट विल बी 10% ऑफ एक्स इज 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई एक्स। देयरफॉर अब इसमें आप वैल्यूज रख दें, 10 डिवाइडेड बाई 100 एक्स इज इक्वल टू 7.32 और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 73.20 आंसर आ जाएगा। 73.20 ऑप्शन सी पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ 5 लीटर ऑफ पेंट इज रिक्वायर्ड टू कवर 5 liter of paint is required to cover 50 meter square of wall area,
हाउ मेनी मीटर स्क्वेयर ऑफ वॉल एरिया कुड बी पेंटेड विद 10 लीटर्स। अब यहाँ पे सिंपल मेंटल मैथ का क्वेश्चन है ये कि 5 लीटर है और उसमें 50 मीटर स्क्वेयर एरिया पेंट होगा, और अगर 10 लीटर आ जाए तो एरिया ये दुगना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 ए पे लिखा हुआ है, तो ए का जवाब। लेकिन इसी को अगर आपने मैथमेटिकली करना है तो आपने इसी तरह का मैट्रिक्स बना देना है कि लीटर और एरिया। लीटर 5 है, एरिया 50 है, लीटर 10 हो जाएंगे, लीटर जो है वो ज़्यादा हो गए हैं तो यहाँ एरिया भी ज़्यादा हो जाएगा। जितने लीटर ज़्यादा, लीटर दुगने हुए हैं तो एरिया भी दुगना हो जाएगा। लेकिन इक्वेशन बना के हमने इसको कैसे करना है, इक्वेशन इस तरीके से करनी है कि 5x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 50 और x इज इक्वल टू 100। तो ऑप्शन ए हमने पहले भी देख लिया था कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, सॉल्व करना है 75 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर -2। अब इसको आपने 10 रेज टू पावर -2 दिया हुआ है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे पहले कि 75 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर -2 को हम इस तरीके से लिखेंगे कि 75 डिवाइडेड बाई 10 रेज टू पावर 2। अब 10 रेज टू पावर 2 क्या है, 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 75 बाई 100 हो गया, और 75 बाई 100 को अगर हम ब्रीफ करेंगे तो 0.75 आ जाएगा। तो 0.75 की करेक्ट आंसर है इसका। यहाँ पे उसने चकमा देने के लिए माइनस लगाया हुआ है, तो ये माइनस, बाज बच्चे इस माइनस से कंफ्यूज हो जाएंगे। जब हम इसको 75 का डिनोमिनेटर बना देते हैं तो माइनस साइड जो है वो पॉजिटिव में हो जाता है, अगर पॉजिटिव हो तो माइनस में हो जाता है। तो ये आपने ट्रिक याद रखना है। तो ये जब आपका रेज टू पावर -2 है उसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो वो साइन चेंज हो जाएगा। तो 0.75 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अ लाइन गोइंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड टू द अदर साइड ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड। अगर मिड पॉइंट में से एक लाइन एक सर्कल में से गुजर के जा रही हो, मिड पॉइंट से दूसरी साइड तक जा रही हो, तो उसको क्या कहते हैं। अब हमने ये डायग्राम देखें ज़रा। डायग्राम में ये एक साइड है सर्कल की, इसमें से ये लाइन गुजर के सेंटर पॉइंट में से यहाँ तक जा रही है, तो इस लाइन को क्या कहते हैं, तो इस लाइन को डायमीटर कहते हैं। और जो यहाँ सेंटर से शुरू हो और सेंटर से शुरू होकर एक साइड पे जाए, इसको हम रेडियस से जाहिर करते हैं। और अगर कोई ऐसी लाइन हो जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाती हो लेकिन सेंटर में से ना गुजरती हो, तो उसको हम कॉर्ड कहते हैं। तो ये तीन चीज़ें हैं। तो ये डायमीटर है, जो फुल लेंथ है ये डायमीटर है, रेडियस जो है ये हाफ ऑफ द डायमीटर होता है, और इसको हम कॉर्ड कहते हैं। और जब मैं आपको मैथमेटिक्स का पोर्शन कराऊंगा और मैं इंशाल्लाह इसके लेक्चर भी अपलोड करूंगा, तो मैं आपको इसका रेडियस मालूम करना भी सिखाऊंगा, इसका सर्कमफ्रेंस मालूम करना भी सिखाऊंगा, इसका एरिया मालूम करना भी सिखाऊंगा। इस वक्त जो क्वेश्चन है वो ये है कि इस लाइन को क्या कहते हैं जो सेंटर में से गुजर के जाती है, तो इसको डायमीटर कहते हैं। तो डायमीटर इज एट डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 अगेन दिस इज अबाउट एंगल्स। 90 डिग्री एंगल इज नोन एज, ये पिछली स्लाइड पे मैंने सारे एंगल्स आपको बताए थे, और मैंने आपको बताया था कि जो 90 डिग्री एंगल होता है उसको राइट एंगल कहते हैं। और 90 डिग्री एंगल, ये एंगल है 90 डिग्री और ये राइट एंगल है। ये पिछली स्लाइड पे भी मैंने आपको ब्रीफ किया। तो इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट कम्स नेक्स्ट। 18, 28, 40, 54, 70। तो सीक्वेंस अगर देखें तो यहाँ पे 18 से 28 10 ऐड हुए, 28 से 40 12 ऐड हुए, यहाँ 14 ऐड हुए, यहाँ 16 ऐड हुए, अब यहाँ 18 ऐड होंगे। तो 70 में अगर तो आंसर 88 आता है। आंसर 88 आता है। तो 88 इज गिवन एट ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, ये हिस्टोग्राम का क्वेश्चन है, और उम्मीद है आपने हिस्टोग्राम पढ़ ली होगी, और अगर नहीं पढ़ी तो इंतज़ार करें, मैं हिस्टोग्राम पे भी अपने लेक्चर जो है वो अपलोड करूंगा। जब मैथमेटिक्स का पोर्शन अपलोड करूंगा तो ये चीज़ें आपको, कॉन्सेप्ट सारे आपको दोबारा से मैं बताऊंगा। द हिस्टोग्राम शोज द हाइट ऑफ 21 स्टूडेंट्स इन अ क्लास grouped into 5 inches group. How many students were greater than or equal to 60 inches tall? ये हिस्टोग्राम है
इस हिस्टोग्राम की बेसिकली वो ये देखना चाहता है कि आपको इंटरप्रिटेशन आती है कि नहीं आती। उसने कहा कि 60 इंचेस और उससे टॉल स्टूडेंट्स जितने हैं उनकी तादाद कितनी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 60 इंचेस से टॉल इस ग्राफ के अंदर कहाँ इंडिकेट किए हुए हैं। तो यहाँ पे ये हाइट है स्टूडेंट्स की और ये फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट्स की। अब 60 इंच का ये वाला पोर्शन जो है ये 60 इंच का है और इस तरफ जितने भी लोग हैं ये 60 इंच से ज़्यादा वाले हैं। ये 65 वाले हैं, ये 70 वाले हैं, ये 75 वाले हैं, ये 80 वाले हैं। तो अब इसके अंदर 1, 2, 3 और 4 ग्राफ ऐसे हैं जो 60 इंचेस से ज़्यादा स्टूडेंट्स के कद वाले हैं। अब इनकी फ्रीक्वेंसीज देखते हैं कि ये पहला जो कॉलम है इसके अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ये 5 है। तो ये 5 लोग हैं, यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं। और ये दूसरा जो है इसकी फ्रीक्वेंसी 2 के करीब है, ये 2 है। और ये जो है इसकी फ्रीक्वेंसी 3 के करीब है, ये 3 है। और ये फ्रीक्वेंसी 1 है। तो इस तरीके से 5, 2, 7, 3, 10 और 1 11 स्टूडेंट ऐसे हैं इस हिस्टोग्राम में जिनके हाइट जो है वो 60 इंच से ज़्यादा की है। तो 11 जो है ये ऑप्शन डी पे दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन डी। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बहुत से एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है और एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है, मैथमेटिक्स पोर्शन में काफ़ी मरतबा पूछा गया है। अ मैन गोज 3 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। अ मैन गोज 3 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड देन टेक्स अ राइट टर्न फ्रॉम पॉइंट बी टू मूव 4 किलोमीटर्स टू सी पॉइंट, टू पॉइंट सी। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट सी। तो इसको हमने सबसे पहले ये हमने प्लॉट इसका ग्राफ करना है। तो उसमें 3 किलोमीटर ईस्ट यहाँ पे फर्ज करें वो ये ऊपर नॉर्थ होता है, यहाँ पोजीशन ए पे है, वो ऊपर नॉर्थ है और यहाँ से 3 किलोमीटर उसने ये फासला ईस्ट की तरफ तय किया और उसके बाद देन ही टेक्स राइट। अब इसने राइट लिया और राइट लेके ये 4 किलोमीटर यहाँ तक आ गया पॉइंट सी की तरफ। अब ये दो ही डिस्टेंस उसने दिए हुए हैं, 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर। उसके बाद क्वेश्चन वो ये पूछता है कि उसका जो मिनिमम डिस्टेंस है फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स फ्रॉम ए टू सी, ये डिस्टेंस कितना है। तो ये ट्राइंगल है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में जो इसका ये डिस्टेंस है इसको मालूम करने का तरीका उसने हमें दिया हुआ है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये फार्मूला है। इसमें अगर हम वैल्यूज़ को रखें तो ए सी इज इक्वल टू 3 एंड बी सी इज इक्वल टू 4। तो 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16। इसको हम करेंगे तो ये 25 है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो ए सी इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो वो अपने पॉइंट ए से, स्टार्टिंग पॉइंट से वो 5 किलोमीटर दूर है। अगर उसको देखा जाए तो 5 किलोमीटर यहाँ सी पे लिखा हुआ है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट सीक्वेंस पूछा है, व्हाट इज नेक्स्ट 5, 25 डैश 625 3125। तो इसमें 5 का जो है वो सीक्वेंस है जिसको 5 से मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं, या यूँ कहें कि ये एक पोलिनोमियल उसने बनाने की कोशिश की है जिसमें 5 टू पावर 1, 5 टू पावर 1, 5 टू पावर 2, 5 टू पावर 3, 5 टू पावर 4, 5 टू पावर 5। तो इस तरह यहाँ 5 टू पावर 3 होगी तो वो 5 टू पावर 3 इज़ 125। तो ये ऑप्शन डी इज़ दी राइट आंसर। अब क्वेश्चन 24 इसमें जो है ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 2 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5 रेज टू पावर 2, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसका सिंपल वो जो फार्मूला है एडिशन का कि उसमें कौन सा ऑपरेशन आपने पहले करना है और उसमें 2.4 ब्रैकेट में है, इसको हमने सबसे पहले करना है। तो ये 5 का स्क्वायर 25 है और 4.2 का 6 है। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें प्लस 25 ऐड करें, 18 प्लस 25 तो 43 आ गया। तो 43 इज ऑप्शन बी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो ऑप्शन बी है। अब क्वेश्चन 25 है, इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करने का तरीका पहले हम देखते हैं कि हमने जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है।
3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 7। तो इसमें फार्मूले के मुताबिक सबसे पहले हमने जो हल करना है वो इसको हल करना है ब्रैकेट को, और उसके बाद हमने डिवीजन को और मल्टीप्लाई को, फिर इसमें एडिशन को और सब्ट्रैक्शन। तो 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 7, और यहाँ पे इसको 3 को हमने ये सॉल्व कर लिया, डिवीजन कर ली पहले और उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन कर ली। तो 3 प्लस 18 माइनस 7 और 3 प्लस 11 और उसके बाद 14 का आंसर आ गया। तो 14 इज एट बी, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है पहले की निस्बत, लेकिन इतना नहीं है कि मुश्किल हो करने में। 6 प्लस बड़ी ब्रैकेट शुरू, छोटी शुरू, 16 माइनस 4 छोटी ब्रैकेट क्लोज, डिवीजन 2 स्क्वायर प्लस 2 छोटी ब्रैकेट क्लोज, बड़ी क्लोज, माइनस। तब ये सिर्फ इसमें अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल्स आते हैं तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो ये मैंने ये रूल यहाँ अप्लाई किए हुए हैं। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो ये 12 और ये 4.2, और उसके बाद ये 12 डिवाइडेड बाई ये 6 आ गया। तो उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 आ गया, 6 प्लस 2 और ये -2, ये -2 को कैंसिल कर देगा, तो इज इक्वल टू 6 आंसर आ गया। 6 इज एट प्लेस सी, तो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज आंसर। 27 is LCM. LCM of 16 and 24 is, तो इसमें ये फैक्टर मेथड के साथ मैंने किया है। 16 is 2 into 2 into 2 into 2 और 24 is 2 into 2 into 2 into 3। तो LCM इसका क्या होगा इसमें, ये तो ये 2 into 2 2 into 2 into 3, तो ये 48 इसका आंसर आ जाएगा। क्रॉस चेक करना है क्या ये 16 और 24 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं, तो 16 भी इसको कर देता है, 24 भी इसको कर देता है। अब अगला क्वेश्चन है 28, व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 60 एंड 75। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने देखना है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करने के लिए हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। ये है 3 इंटू 4 इंटू 5 और ये है 3 इंटू 5 इंटू 5। तो इसमें जो कॉमन है वो हमने ले लेने हैं। तो कॉमन है 3 है और 5 है, दोनों में कॉमन, तो ये 15 हो गया। तो 15 इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, ये भी हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है 36, 24 एंड 12 का। इसी तरह इसको हमने फैक्टराइज कर लिया है, और फैक्टराइज करने के बाद हमने इनके जो कॉमन है वो ले लिए हैं। तो ये है कॉमन, इनके ये 12 बनते हैं, और 12 जो है ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनता है। और 12 जो है वो इसको 36 को भी डिवाइड कर देता है, 12 को भी कर देता है और 24 को भी कर देता है। तो हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिया, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 इज, देयर आर 9 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप हैविंग एजेस 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18 एंड 19। कैलकुलेट रेंज ऑफ देयर एज। तो इसमें रेंज हमने मालूम करनी है, और जब हमारे पास इस तरह स्टैटिस्टिक्स की एक टर्म दी हुई हो तो उसमें हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, और उसमें जो उसकी सेंटर वाली जो उसमें लोएस्ट जो टर्म है और जो हाईएस्ट टर्म है उनका जो डिफरेंस होगा वो हमारी रेंज होगा। तो यहाँ हमने ऑलरेडी उसने हमें ये टर्म जो है वो सीक्वेंस के अंदर ही लिख के दी हुई है, तो इसको हमने दोबारा लिख लिया है। तो इसमें हाईएस्ट टर्म जो है ये 19 है, और उसमें लोएस्ट जो है ये 15 है। तो 15 को आप 19 में से माइनस करेंगे तो 4 आंसर आ गया। तो इसकी रेंज जो है वो 4 है, तो इसका आंसर डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, मदर डिवाइडेड द मनी अमंग रॉन, सैम एंड सारा इनटू द रेशियो ऑफ 2, 3 एंड 5। इफ सारा गॉट 150, फाइंड द टोटल अमाउंट। अब हमने सारा को $150 मिले हैं, हमने ये मालूम करना है कि टोटल रकम कितनी थी, जबकि उनके शेयर हमें दिए हुए हैं। तो अगर हम यहाँ लेट द टोटल मनी बी वाई, तो उसमें शेयर्स क्या है, 2 + 3 + 5 इज 10। तो सारा का शेयर जो है वो उसमें से 5/10 है, और 5/10 जो है दैट इज इक्वल टू 150 जो उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, 5/10 y इज इक्वल टू 150। इसमें से हमने y की वैल्यू निकाली, जब इसको हमने ब्रीफ किया तो ये y की वैल्यू 300 निकली। तो इसमें
ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 32 है, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 4:3 इन द क्लास। इफ देयर आर 18 गर्ल्स इन द क्लास, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। बॉयज 4 हैं, लड़कियां 3 हैं, और 18 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे? तो इसका हमने ये मैट्रिक्स बना ली है कि बॉयज 4 हैं तो गर्ल्स 3 हैं, और अगर गर्ल्स 18 हो जाएंगी तो बॉयज एक्स होंगे। अब इसमें ये यहाँ तादाद बढ़ रही है तो यहाँ भी तादाद बढ़ेगी, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाई 4, और x इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 3, और ये 6 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये 24 आ जाएगा कि 24 लड़के हैं, और यहाँ पे डी पे लिखा हुआ है 24 लड़के, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नंबर 33 है, अ skateboard is reduced 25% in price in sale. The old price was 120. Find the new price. कि एक skateboard है, उसकी उस पर सेल लगी हुई है और उसकी प्राइस 25% कम हो गई है। अगर ओल्ड प्राइस 120 है तो इस वक्त जो प्राइस है उसकी क्या होगी? तो सिंपली 25% इसकी रिड्यूस हो जाएगी, तो उसमें x माइनस 25% ऑफ द x जो है इसको हम वर्कआउट करेंगे, तो ये हमारे पास 120 में से इसको हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 90 आ जाएगी, तो 90 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसको आपने सॉल्व करना है। ये इस तरह के क्वेश्चन वो आपको असल में जो एबिलिटी का पेपर है उसमें भी देता है, और जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन में भी इस तरह के क्वेश्चन देता है। माजिद हैड 2100 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 30% ऑफ द मनी ही टुक फॉर शॉपिंग। हाउ मच मनी डिड ही टेक अलॉन्ग विद हिम? तो उसने 30% रकम खर्च की, लेकिन उसके बाद फिर भी उसके बावजूद भी उसके पास $2100 बच गए, तो वो कुल कितनी रकम लेके गया था? 30% खर्च करने के बाद उसके पास जो रकम है वो 2100 बच गई है, तो टोटल कितनी रकम लेके गया था? अब उसके पास रकम कितनी थी? x थी जब लेके गया, तो खर्च कितने किए? 30% ऑफ दी x, और बाकी कितने बचे? 21,100। तो अब इसको फॉर्मूला क्या है हमारा? x माइनस 30% ऑफ x इज इक्वल टू 2100। ये फार्मूला हमने बना लिया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3000 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जिसका जवाब 3000। क्वेश्चन 34 इज, द प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स वाज डिक्रीज्ड बाय 25% टू 30। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस? तो इसमें x माइनस 25% ऑफ x, और ये 30 के बराबर आ जाएगा। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी x इज इक्वल टू $40, तो उसकी प्राइस जो थी वो $40। अब $40 को अगर आप 25% इसमें से माइनस करें तो ये 10 बनता है, और 10 40 में से निकालेंगे तो 30। एक क्रॉस चेक भी आप इसको कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अब एक और सिंपल सा क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन इज 4 मीटर एंड इट्स विड्थ इज 2 मीटर। इफ द रेट ऑफ फेंस इज ₹10 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अराउंड इट। तो ये हमने एक डायग्राम बना ली है इसकी कि ये एक रेक्टेंगल है, ये 4 मीटर है और ये 2 मीटर है, तो ये इसकी फेंस है। अब इसकी फेंस का खर्चा 10 रुपये पर मीटर है, तो इसके गिर्द फेंस लगाने का खर्चा क्या होगा? तो बेसिकली इसका हमने पैरामीटर पहले ढूंढना है, और पैरामीटर क्या है इसका? ये 4, ये 2 6, और ये 4 10, ये 2 12। तो इसका पैरामीटर जो है वो 12 मीटर बन गया, और 12 मीटर पे 10 रुपये पर मीटर के हिसाब से कॉस्ट है, तो 120 रुपये आ जाएगी। तो 120 यहाँ पे डी ऑप्शन लिखा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर इज डी। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है ये। अगर आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ ली है और उसका फार्मूला भी आपके पास जहन में है तो बड़े आराम से आप इसको कर सकेंगे। 2 डाइसेस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 व्हेन द डाइसेस आर थ्रोन? कि लूडो में, तो ये क्वेश्चन ये है कि लूडो खेलते वक्त 2 डाइसेस उसके फेंके गए हैं, जो लूडो के दाने होते हैं वो फेंके गए हैं, और दोनों दानों पे इम्कानात कितने हैं कि दोनों दानों को मिला के 5 का जो नंबर है वो आएंगे। तो इसके लिए ये मैंने एक मैट्रिक्स बनाई है। जब भी प्रोबेबिलिटी का डाइसिस का क्वेश्चन आए तो आपने इस तरह की मैट्रिक्स बनानी है। इस मैट्रिक्स में टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो 36 है, कॉम्बिनेशन 36 बनते हैं, और इसमें 5 दाने आने के जो इम्कानात हैं वो 4 हैं। ये 1 4 2 3 3 2 और 4 1, तो ये 4 ऑप्शन है। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला ये है
कि ऑप्शन जो होंगे आपके पास आने के इम्कानात वो ऊपर रखने हैं और टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस नीचे रखने हैं। तो ये 4/39, तो ये 1/9 जो है ये इसका प्रोबेबिलिटी है। तो 1/9 जो है ये ऑप्शन डी पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा या फार्मूला नहीं आपने अभी तक पढ़ा तो ये पढ़ लें, सिंपल फार्मूला है, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये भी एक डायरेक्शन का क्वेश्चन है। मिस्टर क्रीम वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स द साउथ and then turns to the right. After 3 kilometers, he turns to the left and walks 5 kilometer. What is the direction he is facing right now? कि वो यहाँ पे A की पोजीशन पे है, वो यहाँ पे B की तरफ जाता है और वो 5 किलोमीटर का फासला तय करता है। फिर वो इस डायरेक्शन में जाता है 5 किलोमीटर का, फिर वो इस डायरेक्शन में जाता है तो 5 किलोमीटर का। अब वो यहाँ पे है तो वो कहता है कि वो अब किस डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं। तो ये जब इस तरफ जाएगा तो ये आपके पास, जब भी आपने मैप बनाना है आपने नॉर्थ ऊपर शो करना है और नॉर्थ के अपोजिट आपने साउथ शो करना है। तो ये साउथ है इस तरफ हमारा, तो उसकी डायरेक्शन साउथ की तरफ होगी, तो साउथ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, ये जम्बल्ड वर्ड्स का क्वेश्चन है कि आपने ये कोड दिया हुआ है, फ्रोजन को लिखा गया है इन दिस फॉर्म OFAPSG। अगर फ्रोजन को इस तरह लिखा जाए तो फिर मोल्टन को कैसे लिखा जाएगा, तो हमने ऑप्शन ढूंढना है। तो चाहे पहले हम फ्रोजन को लिखते हैं और फिर इसको लिखते हैं कि ये OFAPSG। अब इसको अगर हम देखें तो फ्रोजन को बेसिकली उसने उल्ट लिख दिया हुआ है। डी कोड करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जब उसने फ्रोजन लिखा तो फ्रोजन को उसने उल्ट किया पहले NEZORF और फिर इसके बाद उसने इसके ऊपर कोड लगाया। और कोड क्या लगाया कि N की जगह O, E की जगह F, Z की जगह A, O की जगह P, R की जगह S, F की जगह G। उसने फ्रोजन को उल्टी तरतीब से लिखा और उसके बाद उसने एक एक अल्फ़ाबेट आगे लिख के कोड बनाया, तो उस तरह उसने ये कोड बना दिया। अब अगर हमने मोल्टन का कोड बनाना है तो मोल्टन को पहले हमें उसी तरीके से उल्ट तरतीब से लिखना पड़ेगा। तो हमने इसको उल्ट तरतीब से लिख दिया NETLOM और उसके बाद एक एक अल्फ़ाबेट आगे लिख दिया। N की जगह O लिख दिया, E की जगह F लिख दिया, T की जगह U लिख दिया, L की जगह M लिख दिया, O की जगह P लिख दिया और N की जगह M की जगह N लिख दिया। तो ये क्या बन गया OFUPUMPN। तो ये कहाँ पे मौजूद है, ये OFUMPN ये C पे मौजूद है, तो C इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला एक और इसी तरह का क्वेश्चन है, इन सर्टन कोड रोर इज रिटन एज उर्दू, हाउ इज उर्दू रिटन इन दैट कोड। अगर रोर को उर्दू कोड कर दिया जाए तो उर्दू को क्या कोड करेंगे। तो इसमें हमने यहाँ लिखा रोर लिखा और उसके बाद नीचे उर्दू लिखा। तो हमने इसका फार्मूला ढूंढने की कोशिश की कि उसने कोड क्या लगाया है। तो R के बाद ST उसने मिस किया, फिर U लिखा, O P और Q यहाँ मिस किया और R लिख दिया। A के बाद B और C मिस किया तो D लिख दिया। R के बाद उसने ST मिस किया और U लिख दिया। तो दो लफ्ज़ छोड़ के उसने अल्फ़ाबेट्स अगले लफ्ज़ लिखे। तो यहाँ भी हम ऐसे ही करते हैं, पहले उर्दू लिखते हैं, उसके बाद दो लफ्ज़ छोड़ के हम अगले लफ्ज़ लिखते हैं, तो वो XUGX बनते हैं। तो XUGX जो है ये B पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन B इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 बड़ा इंटरेस्टिंग है, इफ़ द लेटर्स ऑफ द वर्ड सिलेंडर आर अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकली then which letter would be the farthest from the first letter of the word। अगर हम सिलेंडर को अल्फ़ाबेटिकली इसको लिखें, इसके लफ्ज़ों को, तो जो पहला लफ्ज़ है उससे आखिरी लफ्ज़ जो है वो कौन सा होगा, फारदेस्ट कौन सा होगा। तो हमने यहाँ पूरी ABC लिखी, उसके बाद सिलेंडर के लफ्ज़ लिखे। तो सिलेंडर के लफ्ज़ जब अल्फ़ाबेटिकली करेंगे तो C सबसे पहले आएगा और Y सबसे आखिर में आएगा। और यही क्वेश्चन है कि कौन सा लफ्ज़ सबसे आखिर में आएगा, तो Y आएगा, ऑप्शन C। तो C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 41 से लेकर 45 तक।
ये 5 क्वेश्चन एक ही केस स्टडी के हैं, तो वो उसको पढ़ें। रीड द फॉलोइंग केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉलोइंग। Ahmed, Ali, Akbar, Nasser, and Shahbaz are students of a college having different weights and heights and weights. Ahmed weighs thrice as much as Ali, and Ali weighs 5 times as much as Akbar. Akbar weighs half as much as Nasser, and Nasser weighs half as much as Shahbaz. अब क्वेश्चन ये है, who is the heaviest? Who is the lightest? Shahbaz is lighter to weight than which of the two students? And Shahbaz is heavier. Shahbaz is heavier than which of the two students? And show the descending order of weights of the students. पे फार्मूला लगा लेते हैं। लेट ये इसका आप एक मैट्रिक्स बना लें। शहबाज, नासिर, अकबर, अली, अहमद, और उसके बाद जो है ये शहबाज को हम फर्ज कर लें कि ये एक्स है, तो नासिर उसका हाफ है, अकबर उसका नासिर का भी हाफ है, अली का जो है अकबर से 5 टाइम्स ज़्यादा है, और अहमद जो है वो अली से 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो इस तरह का मैट्रिक्स बन जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इसकी जो आंसर आ जाएगा हमारा, ये 4x आ जाएगा, 2x आ जाएगा, x आ जाएगा, और 5x आ जाएगा, और 15x आ जाएगा। तो इसमें हैवीएस्ट अहमद है, और लाइटेस्ट अकबर है, और शहबाज अली और अहमद से लाइटर है, और हैवियर है अकबर और नासिर से। और इसमें आपने इसको फिर डिसेंडिंग ऑर्डर से लिखना है। सबसे हैवीएस्ट अहमद है, फिर अली है, फिर शहबाज है, और उसके बाद नासिर है, और उसके बाद सबसे लाइट वेट जो है वो अकबर है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से ये आ जाए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये जम्बल्ड वर्ड्स हैं, और 46 से 50 तक। तो पहला जम्बल्ड वर्ड है GLTHEN, और दूसरा है PIEELCS, तीसरा है EOKSCENT, और अगला है NPALMTIU, और उससे अगला है MTOIGRNIA। तो इसके आपने जम्बल्ड वर्ड्स के आपने मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि पहला लफ्ज़ जो है दैट इज़ लेंथ, पहला वर्ड जो है दैट इज़ लेंथ, दूसरा इज़ लिप्स, तीसरा इज़ स्केलेटन, चौथा इज़ प्लाटिनम, और पांचवा इज़ माइग्रेन। तो ये थे टोटल आज के 50 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपने इसकी मैथ की प्रैक्टिस करनी है। ये दोनों आपकी मैथ की प्रैक्टिस करनी है। ये दोनों आपके प्रैक्टिस हो जाएगी, मैथ के एबिलिटी के पेपर की भी हो जाएगी, और जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है आपका MPT में, उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इंशाल्लाह अगला लेक्चर जो अपलोड होगा इसमें MPT का, वो उर्दू से रिलेट होगा। उस वक्त तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, खुदा हाफ़िज़।